गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं अकबर का उत्तर भारत में साम्राज्य विस्तार, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि किस प्रकार से अकबर ने मालवा अभियान से शुरुआत करके विभिन्न जगहों पे अभियान किए और जीत हासिल की और अपने राज्य का विस्तार किया। जैसे कि सबसे पहले मालवा अभियान किया, उसके बाद मेड़ता जौनपुर पे उसने विजय प्राप्त की, उसके बाद गोलकुंडा अभियान के लिए वो गया और गोलकुंडा में रानी दुर्गावती को पराजित करके वहां पे उसने अभी अपना जो है विजय पताका फहराई। गोलकुंडा के बाद चित्तौड़ अभियान के लिए वो गया, उसके बाद बंगाल और बिहार को उसने जीता और रणथंभौर दुर्ग को जीता। फिर कालिंजर दुर्ग पे विजय हासिल की, बंगाल और बिहार पे उसने विजय हासिल की, गुजरात विजय हासिल की और इस प्रकार से जो है गुजरात विजय के बाद हमने बात की मेवाड़ विजय की। और यहाँ पे गुजरात की 10 अभियानों की हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें उसने लगभग सभी जगहों पे अपनी विजय पताका फहराई। तो अब हम बात करेंगे 11वीं जगह की, जिसमें जो है हम बात करेंगे काबुल पर अधिकार। काबुल पर अधिकार, काबुल पर जो है उसके भाई मिर्जा हकीम का शासन था, 1585 में हुआ था अकबर का काबुल पर अधिकार। तो काबुल पर मिर्जा हकीम का शासन था, अकबर का सौतेला भाई था और यहाँ पे काबुल से वो जो है अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा था। तो उसने अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचते हुए काबुल से वो अपनी सेना लेकर के चला। 1581 में उसने पंजाब के क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया और यहाँ पे उसके द्वारा किए जाने वाले आक्रमण से मुगल सेना बौखला गई जो पंजाब में तैनात थी। तो यहाँ पे मुगल टुकड़ियों को उसने खदेड़ दिया। यहाँ पे मुगल टुकड़ियों के खदेड़ने के बाद जो है पुनः वो काबुल वापस चला गया। तो यहाँ पे अकबर के सामने अभी ये समस्या थी कि वो अपने भाई मिर्जा हकीम को किस प्रकार से जो है उसकी गतिविधियों को दबाए। उसको दबाना काफी जरूरी हो गया था, अन्यथा अकबर का राज्य जो है पंजाब की ओर से खतरे में था। तो उसके लिए जो है उसने मान सिंह के साथ कुछ एक विश्वास पात्र सैनिकों की और कुशल सैनिकों की टुकड़ी को भेजा और 1585 में उन्होंने जो है मिर्जा हकीम के ऊपर काबुल में जाकर के आक्रमण कर दिया और वहां पे काबुल में उसको घेर करके मार डाला गया। तो 1585 में काबुल पे अकबर का अधिकार हो गया। पंजाब भी अब मिर्जा हकीम के भय से सुरक्षित हो गया और यहाँ पे मिर्जा हकीम की बहन बख्तुन्निसा को वहां का सूबेदार बना करके मान सिंह वापिस लौट आया और बख्तुन्निसा की मृत्यु 1585 में इसकी मिर्जा हकीम की मृत्यु हो गई। और उसके बाद मिर्जा हकीम की मृत्यु के बाद अकबर ने वहां का सूबेदार मान सिंह को बना दिया और इस प्रकार से मान सिंह को वहां का सूबेदार बना करके काबुल पर पूर्ण रूप से मुगलों का आधिपत्य हो गया, अकबर का आधिपत्य हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं यूसुफ जाइयों और रोशनियों का दमन। अगली जो विजय थी वो थी यूसुफ जाइयों और रोशनिया संप्रदाय था स्टूडेंट्स। यहाँ पे रोशनियों पर विजय ये था 1585 से लेकर के 1600 के बीच का जो टाइम था। इसमें अब काबुल पर मुगलों का अधिकार हो जाने के बाद उज्बेक नेता अब्दुल्ला खान को चिंता हुई कि काबुल पर उन्होंने अधिकार कर लिया है तो वो शीघ्र ही कंधार को भी अपने कब्जे में लेने की करेंगे और यहाँ के आसपास के सारे ही एरियो को अपने कब्जे में लेने के लिए जो है वो प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे उसने विभिन्न यूसुफ जाइयों से मिर्जाओं से बैठ करके मंत्रणा की और उन्होंने उसको जो है उज्बेक सरदार अब्दुल्ला खां का साथ देने का निर्णय किया। तो इस प्रकार से 1585 में यूसुफ जाइयों के साथ मिलके अब्दुल्ला खां उज्बेक ने मुगल सेनाओं के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उत्तर पश्चिमी सीमा में जो है उत्तर पश्चिमी सीमा के साथ लगते जो प्रांत थे उनमें विभिन्न जगहों पे उज्बेक नेताओं के आदेश अनुसार विद्रोह हो गए और उन विद्रोहों को दबाने के लिए अकबर ने बीरबल के अधीन एक कुशल सैनिक टुकड़ी को भेजा।
तो बीरबल जब उस सैनिक टुकड़ी को लेके यूसुफ जइयों के दमन के लिए गया, तो वहां पे मिर्जा सरदारों की जो सेना थी, यूसुफ जाइयों की जो सेना थी, उसने अकबर की जो सेना थी बीरबल और उसकी सैनिक टुकड़ी पे करारा आक्रमण किया, जिसमें जो है मुगलों की सेना को उन्होंने लगभग मार गिराया। इसमें 8,000 सैनिक जो थे, मुगल सेना जो थी वो मर गई, मृत्यु को प्राप्त हुई, और यहाँ पे राजा बीरबल की भी मृत्यु हो गई। तो 1585 में बीरबल की भी मृत्यु हो गई। और इस मुठभेड़ से अकबर को काफी आघात लगा, क्योंकि बीरबल अकबर का काफी जो है एक मित्र की तरह उससे वो व्यवहार करता था अकबर बीरबल से, और उसके नवरत्नों में से एक था, काफी चहेता था। तो बीरबल की मृत्यु से, अपने प्रिय बीरबल की मृत्यु से राजा अकबर काफी दुखी हुए, और यहाँ पे उसने यूसुफ जाइयों का दमन करने के लिए जो है अपने 2 मुख्य विश्वास पात्र सेनापतियों को भेजा, जिनमें जेना खां का नाम लिया जा सकता है और आसफ खां का नाम लिया जा सकता है। जेना खां और आसफ खां के नेतृत्व में सेना भेजी गई। यहाँ पे 1585 में जेना खां ने अपनी सैनिक टुकड़ी के साथ यूसुफ जाहियों का पूर्ण रूप से उत्तर पश्चिमी सीमा से दमन कर दिया। थोड़े समय पश्चात 1596 में रोशनिया संप्रदाय के लोगों ने उत्तर पश्चिमी सीमा पे विद्रोह करने लगे, तो वहीं जेने खां के नेतृत्व में भेजी गई अकबर की टुकड़ी ने पूरी रूप से रोशनिया संप्रदाय के लोगों के साथ भी मुठभेड़ करके उनके विद्रोहों को जगह जगह पे दबाया, और 1600 ईस्वी में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अकबर की साम्राज्य का हिस्सा बन गया, और यहाँ से यूसुफ जाइयों का और रोशनिया संप्रदाय के लोगों का, उन विद्रोहियों का पूर्ण रूप से अंत हो गया। तो यहाँ पे ये बात ध्यान देने योग्य है कि इस युद्ध में अकबर ने अपने मुख्य विश्वास पात्र, अपने एक नवरत्नों में से एक रतन बीरबल को खो दिया था। तो इसके बाद साम्राज्य विस्तार की भावना से यूसुफ जाइयों और रोशनियों पर विजय प्राप्त करने के बाद अकबर ने जो है कश्मीर की ओर देखा। कश्मीर विजय, कश्मीर विजय, तो यहाँ पे कश्मीर विजय 1586 ईस्वी में। अकबर 1586 में कासिम खां और भगवान दास के नेतृत्व में उसने एक सेना कश्मीर विजय के लिए भेजी। यहाँ पे कश्मीर पे विजय प्राप्त करने के लिए कासिम खां और भगवान दास को भेजा गया, और कासिम खान और भगवान दास की सेना को देख करके वहां का राजा यूसुफ खान काफी भयभीत हो गया, और उसने जो है यूसुफ खान ने अकबर के सामने संधि का प्रस्ताव रखा, लेकिन अकबर ने उसके संधि प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, और उसके राज्य पे जो है आक्रमण करके उसकी सेना को बड़ी आसानी से हरा दिया गया। और यहाँ पे उसका पुत्र भाग खड़ा हुआ। थोड़े समय पश्चात उसके पुत्र को भी पकड़ लिया गया और बंदी बना लिया गया। तो कश्मीर पे पूर्ण रूप से अब अकबर का कब्जा हो गया, और उसकी रियासत का जो है मुख्य प्रांत अब कश्मीर भी बन गया। तो इस प्रकार से अकबर ने कश्मीर पे भी विजय हासिल की। इसके बाद बात करते हैं उड़ीसा विजय। उड़ीसा विजय 1590 से 92। बंगाल बिहार पर जैसे कि हमें पता है कि मुगलों का अधिकार था, और मुगलों से पहले जो है वहां पे जो अफगान सरदार थे उनका अधिकार था। तो अब अफगान सरदारों का खात्मा करके मुगलों ने अफगानों के आधिपत्य से बंगाल और बिहार को पूर्णतः सुरक्षित कर लिया था। तो यहाँ पे बंगाल और बिहार अब मुगलों के आधिपत्य में था। यहाँ से अफगान सरदार कहाँ चले गए? वो अफगान जो बचे खुचे थे, अपने आप को संगठित करके वो एक बार फिर से उन्हें अफगान राज्य की स्थापना करना चाहते थे। तो उनमें अब भी कुछ एक लोग बचे हुए थे जो षड्यंत्रकारी थे। तो उन्होंने उड़ीसा को अपना जो है अपनी सभा का, अपना इकट्ठे होने का, अपनी एकजुटता का केंद्र बनाया। तो वो सारे ही अब उड़ीसा में इकट्ठे हो गए। उड़ीसा में जाकर के वो अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रचने लग गए। जैसे ही अकबर को ये पता चला कि उड़ीसा में अकबर की जो अफगान सैनिक हैं, अफगान नेता हैं, वो मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र रच रहे हैं, तो उन्होंने मान सिंह के नेतृत्व में एक सेना भेजी, और उड़ीसा विजय के लिए जो है ये अभियान था। तो मान सिंह के नेतृत्व में इसीलिए भेजी गई क्योंकि बंगाल और बिहार में पहले अफगान शासकों का शासन था, और बंगाल और बिहार में अब बंगाल और बिहार को मान सिंह के सुपुर्द कर दिया गया था, मान सिंह को सौंप दिया गया था।
तो यहाँ से उड़ीसा अभियान के लिए भी मानसिंह को सेना सहित भेजा गया और मानसिंह के द्वारा जो आक्रमण किया गया उसमें उड़ीसा से अफगानों का पूरी तरह सफाया कर दिया गया और उड़ीसा को मानसिंह ने मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया। तो इस प्रकार से अकबर की उड़ीसा विजय भी अब सफल रही। स्टूडेंट्स, हमने बात की है यहाँ पे काबुल पे अधिकार की, यूसुफ जाइयों और रोशनिया लोगों के दमन की, और कश्मीर पे विजय की और उड़ीसा पे विजय की। तो ये जगहों पे भी विजय प्राप्त करके अकबर ने अपनी जो साम्राज्य विस्तार था उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया। उसके बाद है सिंध की विजय। सिंध विजय, तो यहाँ पे सिंध की विजय जो थी वो 1591 ईस्वी में यहाँ पे जो है 1591 ईस्वी में सिंध विजय के लिए अकबर ने सोचा। और सिंध विजय के लिए इसीलिए सोचा क्योंकि सिंधु नदी के आसपास के सभी क्षेत्रों में से केवल अब सिंध क्षेत्र ही बचता था जिसपे अकबर का कब्जा नहीं था। बाकी सभी जगहों पे जो है अकबर का कब्जा था, उसका साम्राज्य विस्तार हो चुका था। तो अब सिंध विजय करना अकबर के लिए बहुत जरूरी हो गया था। तो इसीलिए जो है अकबर ने सिंध विजय करने की सोची और सिंध विजय के लिए जो है उसने अब्दुल रहीम खान खाना, अकबर के नवरत्नों में से ही एक थे ये अब्दुल रहीम खान खाना, उसको जो है अकबर ने 1591 में सिंध विजय के लिए भेजा। वो जो है मुल्तान का सूबेदार था और यहाँ पे मुल्तान के सूबेदार होने के कारण उसने अब्दुल रहीम खान खाना को चुना और उसको जो है एक सैनिक टुकड़ी के साथ सिंध विजय के लिए भेजा। और अब्दुल रहीम खान खाना ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए सिंध के शासक को पराजित कर दिया और वो भगोड़े की तरह भाग खड़ा हुआ। तो इस तरह सिंध पे भी अब मुगलों का कब्जा हो गया और सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र पहले ही मुगल साम्राज्य के हिस्सा थे और अब सिंध विजय के बाद सिंध भी जो है मुगल साम्राज्य का हिस्सा बन गया। बलूचिस्तान विजय। बलूचिस्तान विजय, बलूचिस्तान की विजय 1595 ईस्वी में। यहाँ पे पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत पड़ता है बलूचिस्तान और सिंध पर अधिकार करने के बाद अब कंधार और बलूचिस्तान को जीतना अब अकबर के लिए आगे जो है मुख्य चुनौती थी। बलूचिस्तान पे वो किस प्रकार से विजय हासिल करे। तो अब जो है कंधार और सिंध के बीच में ये बलूचिस्तान क्षेत्र पड़ता था। तो कंधार को यदि अकबर जीतना चाहता है तो पहले उसको बलूचिस्तान को जीतना था। तो उसके लिए जो है उसने बलूचिस्तान के लिए अभियान किया और बलूचिस्तान पे अभियान के लिए जो है अकबर ने मीर मासूम को भेजा 1595 में और मीर मासूम के नेतृत्व में गई हुई मुगल सेनाओं ने बलूचिस्तान में रह रहे मुख्य अमीरों जो कि अकबर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे उनके द्वारा किए गए विद्रोह को दबा दिया। यहाँ पे उनको भी मुगलों के आने की सूचना मिल गई और उन्होंने भी अपने विद्रोह के झंडे बुलंद कर लिए। उन विद्रोही सरदारों के बुलंद झंडों को जो है दबा दिया गया और उस आक्रमण के द्वारा जो मिर्जा मीर खां के नेतृत्व में अकबर की जो मुगल सेना की टुकड़ी गई थी उसने बलूचिस्तान को जीत लिया और यहाँ पे सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र के साथ ही बलूचिस्तान का जो मार्ग था वो कंधार जाने के लिए मार्ग खुल गया। अब जो थी उत्तर भारत की जो अंतिम विजय थी कंधार विजय। कंधार विजय कंधार विजय 1595 ईस्वी में। यहाँ पे जैसे कि हमने अभी बात की थी कि अब ये जो बलूचिस्तान का जो एरिया था यहाँ से गुजर करके ही मुगल सेनाएं कंधार में पहुंच सकती थी। तो अकबर की जो है कंधार पे निगाह थी और वो कंधार पे भी विजय हासिल करना चाहता था। कंधार को भी अपने राज्य का हिस्सा बनाना चाहता था और हुमायूं और बाबर के समय में कंधार जो है उस पे वो अपना पैतृक हक भी चाहता था। कंधार का उस समय पे सामाजिक महत्व भी था। इन सब बातों को देखते हुए उसने बलूचिस्तान को पहले जीतना उचित समझा क्योंकि बलूचिस्तान से ही गुजरकर वो मार्ग जाता था जहां से कंधार पहुंचा जा सकता था।
तो यहाँ पे जो है उसने बलूचिस्तान को इसीलिए ही जीता था ताकि वो कंधार को जीत सके। और यहाँ पे कंधार जीतने के लिए जो है उसने उस समय की जो सिचुएशन थी उसको ध्यान में रखते हुए अपनी सेना को तैयार किया और कंधार विजय के लिए जो है उसकी सैनिक टुकड़ी चल पड़ी। यहाँ पे कंधार विजय के लिए जब मुगल सेना गई तो वहां पे कंधार पे उस समय पे अब जो उज्बेक शासक और ईरान के शाह के दोनों ही की ही नजरें थी। और उस समय कंधार पे ईरान का शाह है उसका अधिकार था और उज्बेक शासक उससे घृणा करता था। वो जो है उससे कंधार प्राप्त करना चाहता था। उज्बेक शासक ने मुगलों का साथ दिया और यहाँ पे ईरान का शाह अकेला पड़ गया। तो उसको जो है उज्बेक शासक ने हरा दिया और वहां से भगा दिया और कंधार पे अपना कब्जा कर लिया। और उज्बेक शासक ने जो है अकबर की सेना के समक्ष अपनी अधीनता स्वीकार कर ली। उसकी अधीनता स्वीकार करने से उनके बीच में एक संधि हो गई जिसमें अकबर ने जो है उस उज्बेक सरदार को वहां का सूबेदार बना दिया और अब कंधार पे भी अकबर ने विजय हासिल कर ली। वो भी अकबर के साम्राज्य का हिस्सा बन गया। तो यहाँ पे कंधार को भी अब अकबर ने जीत लिया। इस प्रकार से कंधार विजय के बाद जो है अब वो संपूर्ण उत्तर भारत पे लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पे अकबर का कब्जा हो गया था। तो अकबर ने अब संपूर्ण उत्तर भारत को विजित कर लिया था। अब उसके सामने जो है दक्षिण भारत था। दक्षिण भारत के भी विभिन्न टुकड़े वो देख रहा था कि किस तरह से दक्षिण भारत के विभिन्न क्षेत्र आपस में युद्धरत रहते हैं और आपस में संघर्षरत रहते हैं। तो उसका फायदा कैसे उठाया जाए वो अब अकबर ने अपनी राजनीतिक सत्ता अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए दक्षिण भारत की ओर देखा और अब वो दक्षिण पे अभियान करने के लिए उठ खड़ा हुआ। तो यहाँ पे दक्षिण को भी अकबर की जीतने की जो मंशा थी वो साम्राज्य विस्तार की भावना थी। राजनीतिक सत्ता में वो जो है एक साम्राज्य का बड़े साम्राज्य का मालिक बनना चाहता था। तो इसके लिए जो है दक्षिण भारत को जीतना भी जरूरी था। और एक बात और यहाँ ध्यान देने हो गया है कि विजयनगर साम्राज्य के भी यहाँ पे टुकड़े हो गए थे। तो विभिन्न जो महत्वपूर्ण दक्षिणी प्रांत थे खानदेश बरार अहमदनगर और बीजापुर गोलकुंडा वो जो है उनके आपसी संघर्षों के चलते अब अकबर ने अब दक्षिण भारत की ओर देखा। तो दक्षिण भारत में किन जगहों पे उसने अभियान किए उसकी हम अब चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के अभियान। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे दक्षिण भारत में जैसे कि बीजापुर गोलकुंडा बरार बीदर अहमदनगर और ये जो मुख्य दक्षिणी भारत के प्रांत थे जिसपे अकबर अपना कब्जा चाहता था और अकबर ने जो है उनके लिए अभियान करने की शुरुआत की। तो इसमें जो है अकबर ने अहमदनगर की विजय के लिए सबसे पहले शुरुआत की। अहमदनगर की विजय 1595 से 1600। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि 1595 में हमने लास्ट उत्तर भारत की जो कंधार विजय की चर्चा की बलूचिस्तान विजय की चर्चा की। तो अब दक्षिण भारत की ओर जब अकबर ने देखा तो यहाँ पे अहमदनगर की ओर उसने देखा और दक्षिण भारत का मुख्य सामरिक दृष्टि से महत्व रखने वाला स्थान था और आर्थिक रूप से काफी संपन्न था। तो यहाँ के अहमदनगर के राजा के पास अकबर ने संधि प्रस्ताव भिजवाए और संधि प्रस्ताव शांति प्रस्ताव वो ये थे कि वो उसको जो उसके साथ संधि कर ले मित्रता कर ले या फिर उसको करद राज्य के रूप में वो रहे। लेकिन अहमदनगर के शासक ने इस अपमानजनक जो शांति प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया। उसको ठुकराए जाने के एवज में अब अकबर को गुस्सा आ गया और उस क्रोधवश उसने जो है अपनी सेना को तैयार किया और इस प्रकार से अकबर अहमदनगर पे आक्रमण करने के लिए चल पड़ा। तो यहाँ पे अहमदनगर के विरुद्ध आक्रमण करने के लिए अकबर ने अपने मुख्य सेनापति अब्दुल रहीम खाना को चुना जो कि कंधार और काबुल पे अधिकार करने के लिए जो है उसको चुना गया था। मुल्तान का वो सूबेदार था। तो अब्दुल रहीम खाना के साथ शहजादा मुराद को मुगल सेना के साथ भेज दिया गया। यहाँ पे आकर के अब्दुल रहीम खाना और मुगल जो शहजादा था मुराद उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर के मतभेद हो गए और यहाँ पे मुगलों में आपस में ही जो है फूट पड़ गई। तो यहाँ पे अहमदनगर के शासक को ये पता चला कि उनमें जो है मतभेद हो गए हैं और वहां पे
1595 में मुगल टुकड़ी को अहमदनगर के राजा ने करारी पराजय दी। तो इस प्रकार से यहाँ पे अब्दुल रहीम खान ने खाना वापिस न जा करके अपितु वहीं पे रह करके अपनी सेना को तैयार करने लग गए। तो यहाँ पे जो है थोड़े समय पश्चात अहमदनगर का जो एरिया था उस पे मिर्जा मजनू ने चांद बीबी के नेतृत्व में जो है चांद बीबी के संरक्षक के रूप में चांद बीबी मियां मजनू नामक वजीर की संरक्षिका के रूप में यहाँ पे बरार के क्षेत्रों पे राज कर रही थी। तो यहाँ पे अब मुगलों ने बरार के आसपास के क्षेत्रों की ओर देखा और उसको जीतने का प्रयास किया, लेकिन चांद बीबी जो महिला थी वो भी अत्यंत महत्वाकांक्षी और एक वीर महिला थी। तो वो भी जो है मुगलों का डटकर सामना करती रही और यहाँ पे जब उसने अपनी हार निश्चित देखी तो उसने मुगलों से संधि कर ली। तो उस संधि के तहत उसने बरार के प्रदेश जो है उनको दे दिए और यहाँ पे बीदर का जो एरिया था वो चांद बीबी के संरक्षण में ही रहा। यहाँ पे मुगलों के जो मुख्य जो सेनापति थे अब्दुल रहीम खान खाना और शहजादा मुराद के आपसी मतभेदों को देखते हुए विभिन्न जो अहमदनगर के जो मुख्य सैनिक थे उन्होंने चांद बीबी को उस संधि को ठुकराने को बोला और इस प्रकार से चांद बीबी ने मुगलों के साथ की गई वो संधि ठुकरा दी। दोबारा फिर से मुगलों की और चांद बीबी की मुठभेड़ हुई जिसमें चांद बीबी मृत्यु को प्राप्त हुई और यहाँ पे लगभग 1600 तक अहमदनगर के लिए मुगलों के और जो अहमदनगर के एरिया के जो उस क्षेत्र के जो क्षेत्रीय जो छोटे छोटे सूबेदार थे राजा थे उनके आपसी संघर्ष चलते रहे और यहाँ पे अहमदनगर बरार का जो एरिया था 1600 में अकबर के आधिपत्य में आ गए। यहाँ पे दक्षिण भारत का अहमदनगर बरार और बीदर का एरिया अब बादशाह अकबर के साम्राज्य का हिस्सा था। तो उसके बाद है खानदेश की विजय। खानदेश की विजय 1599 से 1601। खानदेश के शासक अली खान ने पहले ही जब अहमदनगर पे आक्रमण करने की अकबर ने शुरुआत की थी तब से ही खानदेश का शासक अली खान मुगलों के साथ था और उन्होंने मुगलों की ओर से भाग लिया था और वो ये चाहता था कि मुगलों से मैं तो संधि कर लूंगा और मेरे प्रदेश को वो करद राज्य के रूप में या एक मित्र राज्य के रूप में छोड़ देंगे और यहाँ का राजा मैं बना रहूंगा। तो इस एवज में अली खान ने जो है मुगलों का साथ दिया था और यहाँ पे लगभग 1595 में जो है कहते हैं कि अली खान की मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ पे अब उसके उत्तराधिकारी के रूप में उसके पुत्र को जो है यहाँ का राजा बना दिया गया था और उसके पुत्र ने मुगलों का साथ नहीं दिया और उससे जो है वो विमुख हो गए। तो यहाँ पे मुगल सम्राट अकबर ने सेना भेजी खानदेश विजय के लिए और खानदेश विजय के लिए 1599 में अब्दुल रहीम के नेतृत्व में सेना भेजी गई और उसके नेतृत्व में सेना ने काफी समय यहाँ पे शिविर लगाए रखे, डेरे लगाए रखे और उनके बीच में छोटी मोटी मुठभेड़े खानदेश के युवराज के साथ होती रही। तो यहाँ पे 1601 में खानदेश पर पूर्ण रूप से जो है अकबर की सेना ने कब्जा कर लिया और यहाँ पे खानदेश को भी मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया। तो यहाँ पे हमने बात की है स्टूडेंट्स उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के विस्तार की, उत्तर भारत में अकबर के साम्राज्य विस्तार की और दक्षिण भारत में अकबर के साम्राज्य विस्तार की। यहाँ पे अकबर के समय से पहले हुमायूं के पास 12 सूबे थे। सूबे के बारे में हम बात कर चुके हैं। सूबे के लिए प्रांत शब्द भी यूज किया गया है, सूबा भी यूज किया गया है। एक एरिया को जैसे कि आजकल का राज्य होता है उनको उस समय पे सूबा या प्रांत कहा जाता था। तो वो 12 सूबे थे और अकबर ने अपनी महत्वाकांक्षा के चलते, अपनी कूटनीतिक चालों के चलते उसने जो हम उनमें वृद्धि करके उसको 15 बना दिया। यहाँ पे जो है 15 सूबे अब अकबर के समय में गिने जाने लगे। तो उन सूबों की यदि हम बात करें, कश्मीर, अहमदनगर, बरार, बीदर और ये खानदेश और उड़ीसा, बंगाल, बिहार, अजमेर, जोधपुर, मेवाड़, तो ये सारे जो हैं इसके साम्राज्य का हिस्सा थे। तो इस प्रकार से
15 सूबे थे और 15 सूबों में 15 प्रांतों में उसको बांटा गया था। और इसमें काबुल से शुरुआत करें। काबुल, लाहौर, मुल्तान, दिल्ली, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, अवध, मालवा, बिहार, इलाहाबाद, बंगाल, उड़ीसा, खानदेश, बरार, अहमदनगर। तो ये 15 सूबे अकबर के साम्राज्य का हिस्सा थे। और इससे पहले हुमायूं के समय में 12 सूबे थे। और ये जो है आगे बढ़ते ही चले गए और विभिन्न मुगल सम्राटों ने अपने साम्राज्य की सीमाओं को और ज्यादा बढ़ाने के लिए जो है कोशिशें की, वो प्रयासरत रहे। तो इस प्रकार मुगल बादशाह अकबर ने अपने जीवन में अपने जो राज्य काल था उसमें जो है विजय की जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, विजय की जो उसकी अभिलाषा थी, विभिन्न प्रदेशों पे विजय हासिल करके उसने अपने साम्राज्य विस्तार की जो महत्वाकांक्षा थी उसको शांत किया और एक बड़े साम्राज्य का वो निर्माता कहा जा सकता है। और इस प्रकार से 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। 1605 में, तो यहाँ पे 1605 में अकबर की मृत्यु हो गई। अकबर के द्वारा किए गए हम सुधारों की चर्चा करेंगे आगे के लेक्चर में। और अकबर की धार्मिक नीति की चर्चा करेंगे, अकबर की राजपूत नीति की चर्चा हम करेंगे। तो उसमें हम जानेंगे कि धर्म के प्रति अकबर के क्या विचार थे और धार्मिक सहनशील शासक या असहिष्णु शासक के रूप में उसको कैसे देखा जा सकता है और विभिन्न इतिहासकारों की अकबर के धर्म के प्रति क्या राय है। और ये भी हम जानेंगे कि राजपूतों के साथ अकबर के कैसे संबंध रहे और राजपूतों के साथ संबंधों के जो उसके नजरिए थे, उसने किन नजरियों को अपना करके राजपूतों के साथ जो है संबंध रखे। जैसे कि राजपूत रानी जोधाबाई और अकबर का प्रेम विवाह का जो है बात होती है कि वो एक प्रेम विवाह था, या कुछ एक लोग ये कहते हैं कि नहीं वो प्रेम विवाह नहीं, अपितु उसने अपनी कूटनीतिक जो चालें थी उसके तहत अकबर ने जो है जोधाबाई से राजपूतों को अपने पक्ष में करने के लिए वो विवाह रचाया था ताकि राजपूत उसके खिलाफ विद्रोह न कर सके। तो यहाँ पे विभिन्न राजपूत शासकों से उसने उनकी पुत्रियों से विवाह किए और वैवाहिक संबंध स्थापित करके उसने राजपूत राजाओं को खुश भी किया और अपना मित्र बना लिया। तो क्या राजपूत नीति अकबर की रही, क्या उसकी धार्मिक नीति रही, इसके बारे में अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।